हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मेरी आवाज और वीडियो साफ है? तो एक बार कंफर्म साफ है कर सर। दीजिए। ठीक है। चलो, गुड। यस सर। अपने माइक आप प्लीज बंद कर लीजिए, जिससे क्लास में डिस्टरबेंस नहीं हो। यूट्यूब वाले जो देख रहे हैं उनको डिस्टरबेंस नहीं हो बिल्कुल, और आपको खुद भी डिस्टरबेंस नहीं हो। ठीक है। तो आज का जो ये क्लास है, मार्केट रिस्क, अभी हमने यूनिट नंबर 10 में पढ़ा था। अब हम जो इसका पर्टिकुलर टॉपिक है मॉड्यूल बी में, यूनिट नंबर 11, उसमें मार्केट रिस्क पढ़ेंगे और उसमें कुछ न्यू चीजें आएंगी। ठीक है, थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल है, और जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा और स्ट्रेंथन मिलेगी इससे पढ़ने पढ़ने से। और अगर आप ये भी करते हैं तो 2 या 3 दिन में मार्केट रिस्क का टॉपिक भी पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से बेसिल की जो सीरीज हमारी चल रही थी उसमें हम काफी कुछ सीख चुके होंगे, और एक कंक्लूजन में आने वाले हैं हम लोग। फिर उसके बाद हमारा डी मॉड्यूल है, फिर हमारा ए मॉड्यूल है। इस तरह से हम लोग जो है इसको कवर करते हुए चलेंगे। आप सभी का धन्यवाद कि आप लोग रेगुलर जो है क्लास में हैं, और आप जब क्लास में रहते हैं तो उससे ही हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम लोग जो है और मेहनत करें। ठीक है। चलिए जी, गुड इवनिंग। यूनिट है हमारी 11, BFM CAIB की, और टॉपिक का नाम है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क में जो पढ़ चुका उसके आगे थ्योरी को लेके चलते हैं। और मेरी आपसे एक गुजारिश है कि इसमें कुछ भी शॉर्टकट नहीं है। बेसिल में कुछ भी शॉर्टकट नहीं है। जितना सीख के जाएंगे उतनी ही हेल्प आपको मिलेगी, और ये हेल्प आपको तब मिल रही होगी जब आप कोई रेडीमेड क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन अवेलेबल है उसको जब आप कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली आप वो चीज ढूंढ पा रहे होंगे कि कहाँ कौन सी चीज हमने थ्योरी पढ़ी थी। ठीक है। तो मार्केट रिस्क कॉन्सेप्ट, मार्केट रिस्क इन बैंक्स, मार्केट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और ये जो अगली वाली जो 5 चीजें हैं ये आप बार बार पढ़ते आ रहे हैं। रिस्क का आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, मॉनिटरिंग, कंट्रोल। अब यहाँ पर इसमें रिस्क रिपोर्टिंग आ गया है। वहां पर जब हम लोग पढ़ रहे थे हम लोग अक्सर क्या पढ़ते, मिटिगेशन पढ़ रहे थे। ठीक है। मैनेजिंग ट्रेडिंग लिक्विडिटी, और इसके बाद उन्होंने रिस्क को मिटिगेशन वाला दिया हुआ है। ठीक है। तो ये चीज चैप्टर में पढ़नी है हमको। तो थ्योरेटिकली एक एक चीज को लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है। सबसे पहले मार्केट रिस्क का कॉन्सेप्ट, इसे बहुत ही एक बेहतरीन एग्जाम्पल दे रखा है कि मार्केट रिस्क एग्जैक्टली क्या होता है। इस एग्जाम्पल में क्या है कि सबसे पहली बात इसने बोला कि मिस्टर एक्स ने 10,000 की कैपिटल रेज करी एंड इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ ABC लिमिटेड बीइंग कोटेड। जहां पर 100 रुपए का प्राइस था, उसने 100 जो है शेयर परचेज कर लिए। तो 100 शेयर 100 रुपीज के उसने शेयर कर लिए, यानी उसने 10,000 का पूरा ये हिसाब हो गया। ठीक है। अब क्या हुआ, ही हैज ए पोर्टफोलियो। अब उसके पास पोर्टफोलियो कितने रुपए का हो गया, 10,000 का। ठीक है। और अपने पास कितने थे उसके पास, 10,000 रुपीज। तो दो चीजें हो गई। पहली बात तो 10,000 रुपीज वो लाया कहीं से, और उन 10,000 को उसने कुछ शेयर खरीद लिए। नेक्स्ट डे शेयर दे रही है 5% ड्रॉप, 5% की गिरावट आ गई शेयर मार्केट में। तो 5% की गिरावट आएगी तो उसकी जो वैल्यू है वो रिड्यूस होकर कितनी हो जाएगी, 9,500। ठीक है। सो डज द कैपिटल विच स्टैंड्स रिड्यूस 9,500, द लॉस अकर्ड बाई मिस्टर एक्स अफेक्ट हिज कैपिटल। जो उसको लॉस हुआ है उससे उसकी कैपिटल को फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि जो भी लॉस होता है वो सीधे सीधे आपकी कैपिटल को इफेक्ट करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है। हिज कैपिटल लॉस वुड बी मोर इफ ही हैड लिवरेज हिज कैपिटल से ही इज अलाउड टू बोरो 9 टाइम। अब ये 9 टाइम का कॉन्सेप्ट है, ये कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग है
कि 9 टाइम अपनी कैपिटल का 9 टाइम आप बोरो कर सकते हैं। तो जब वहां पर उसके पास 10,000 की कैपिटल थी तो वो बाजार से कितनी बोरोविंग कर सकता था? 90,000 की। तो ये रूल है। तो कुल मिला के उसके जो टोटल रिसोर्सेस हो जाते कितने हो जाते हैं? 1 लाख हो जाते। 10,000 की उसकी कैपिटल और 90,000 उसने बोरो कर रखे। ठीक है, अब यहाँ सुनिएगा ध्यान से। If he had invested the entire resources to available to him in the shares of ABC Limited had तो पहले जो उसने 10,000 से 100 और 100 यानी 100 रुपए के 100 शेयर लिए थे। तो अब उसके पास पैसे ज्यादा है तो उसके पास कितना हो गया? 1,000 शेयर हो गए 100 रुपीज की। ठीक है, और उसको कितने का लॉस हुआ? each he would have lost 5,000 due to adverse movement of the market price and his capital worth would have been reduced by 50%। इसको बात सुनिएगा जरा, इसको बात ध्यान से सुनिएगा। क्या ध्यान से सुनेंगे कि ये ऊपर वाला एग्जांपल 10,000 पे है, नीचे वाला 1 लाख पर है। तो 5% का, इसको ध्यान से सुनिएगा बात वो, 5% अगर किसी को लॉस हो रहा है आउट ऑफ 1 लाख, क्योंकि 1 लाख उसने इन्वेस्ट किए हुए, 5% डाउन आ गया, तो 5% का लॉस कितना हो गया? 5,000। ये 5,000 उसको कहां से देने पड़ेंगे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि आपको कोई भी लॉस होता है तो कहां से देंगे आप? कैपिटल से। तो आपकी कैपिटल 50% रिड्यूस होगी। इस बात को ध्यान से सुनिए। उसने जो अपनी कैपिटल लगाई थी 10,000 लगाई थी, जिसमें से 5,000 का उसको लॉस हो गया और उसकी इमीडिएटली कैपिटल कितनी हो गई? 5,000 हो गई। तो अभी हमने रूल पढ़ा कि 5,000 अगर उसके पास अपनी कैपिटल है या हो गई है, जो कि पहले कितनी थी? 10,000 की, तो उसका 9 टाइम्स, यानी वो कितना बोरो कर सकता है? 45,000। और उसने बोरो कितना किया हुआ? 90,000। ये बात समझ में आई या नहीं आई? इतनी बात आई सर। यस सर। ठीक है, बहुत मतलब सिंपल है, कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक नहीं है। बस जब आप खुद स्टडी करते हो तो ये जो 50% लिखा हुआ है, इस 50% को देखते ही आप समझते हो कि उसको 50% का लॉस कैसे हो गया। 50% का लॉस इसलिए हुआ 1 लाख के इन्वेस्टमेंट में, 1 लाख के इन्वेस्टमेंट में उसको 5,000 का लॉस हुआ, और वो लॉस उसकी कैपिटल का 50% है। उसकी कैपिटल इनिशियली 10,000 थी। ठीक है, एक्चुअली मिस्टर एक्स प्रॉब्लम आर नॉट ओवर येट सिंस ही इज परमिटेड टू रेज 9 टाइम, जो यहां मैंने बात बोली है पूरी। अब यहां पे बोलता है ही हैज टू लिक्विडेट हिज होल्डिंग बाई 50,000। क्यों? यहां पे देखिएगा ध्यान से, यहां हमने बताया कि उसको जो है 45,000 तक बोरो कर सकता है, और उसने कितना बोरो किया हुआ? 45,000 से कर सकता है। उसने बोरो कितना किया हुआ? 90,000 किया हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात सुनिएगा, यहाँ बोलता है ही हैज टू लिक्विडेट हिज होल्डिंग बाई सो 50,000। क्यों? क्योंकि इसमें से, इसमें नहीं, उनको उन शेयर्स को क्या करना पड़ेगा? कैसे हटाएगा वो? सेल करेगा। क्या करेगा? क्योंकि गवर्नमेंट ने कह दिया है कि आप 9 टाइम रख सकते हैं अपने पास। ठीक है, उसकी कैपिटल 5,000 है और 9 टाइम 45 तक रख सकते हैं। ठीक है, तो उसके कंडीशन में उसे 50,000 क्या करने पड़ेंगे? सेल करने पड़ेंगे। ठीक है, ₹2 हिज बोरोविंग, जो उसने बोरोविंग से लिए हैं, क्योंकि कम करनी है ना उसे, तो 50,000 की जब सेल करेगा, विच इज ओवर एंड अबव हिज परमिशन। नाउ इफ द मार्केट एंटिसिपेटिंग फर्दर फॉल, अब कल को फिर और गिर जाए, तो जैसे 5% गिरा था तो उसकी कैपिटल कितनी हो गई थी? 50% डाउन हो गई थी। ठीक है, अब रह कितनी गई? 5,000 रह गई। मान लिया 10% और गिर जाए, तो 10% का मतलब कितनी गिर जाएगा? 500। 500 का 9 टाइम क्या होता है?
4500 और कम करनी पड़ेगी। मींस जैसे जैसे उसके इन्वेस्टमेंट की प्राइस गिरती जाती है तो उसका नुकसान उसकी कैपिटल पर होता है, उसका नुकसान उसकी कैपिटल पर होता है। तो बैंक भी ऐसे ही करते हैं, बैंक भी अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, मार्केट बोरोविंग करते हैं, और अगर उस बोरोविंग में उसको लॉस होता है तो वो अपने जो अपनी कैपिटल का है वो 9 टाइम से उनको अगर ज्यादा हो रही तो कम करनी पड़ती है, और उस कंडीशन में उसे अपने जो भी चीजें हैं वो जो सिक्योरिटी है उनको सेल करना पड़ता है। तो यह बोलता है फर्दर फॉल इन द प्राइस ऑफ शेयर्स एबीसी हैज बिकम लिक्विड इलिक्विड। इलिक्विड क्यों हो गया? तो यहाँ पे एक लिक्विड की डेफिनेशन में बता रहा हूं आपको, इसको समझिए, क्योंकि जहां पर भी हम लिक्विड लिक्विड की बात करेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट आपको समझना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज कीजिए आपके पास एक एप्पल का फोन है जो आपने 30,000 में खरीदा था और आप उसे सेल करना चाहते हैं 25,000 में, ठीक है, और उसकी मार्केट वैल्यू है 20,000, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में नो बायर, ठीक है, ये केस बना दिया मैंने। दूसरा केस, आप इसे 18,000 में बेचना चाहते हैं और 18,000 में बायर है, दूसरा केस ये है। इन दोनों केसेस में लिक्विडिटी कहां पर है, कहां पर नहीं है? 18,000 वाले में लिक्विडिटी 18,000 वाले में ऐसा लिक्विडिटी, और दूसरे वाले में सर वहां तो बायर ही नहीं है, सर लेस बायर ही लिक्विडिटी। नहीं, ठीक है। रिस्क भी है चलो और आगे बढ़ते हैं, एक केस में और बात करते हैं कि सपोज कीजिए बायर है और वो बायर है 20,000 का। अब बताइए, लेकिन वो चाहता है कि मैं इसको 25,000 में सेल करूं। तो भी लिक्विडिटी प्रॉब्लम रहेगा सर। अभी क्या है, मार्केट वैल्यू 20,000 है, बायर 20,000 वाला मिल रहा है, लेकिन वो चाहता है 25,000 में बेचूं, ठीक है। सर उसके बाद तो लिक्विडिटी मिलेगी नहीं ना, जब सेल ही नहीं होगा तो लिक्विडिटी आई कहां से? हाँ, तो यही मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा, यहां पर लिक्विडिटी है, लेकिन आप नहीं एग्री कर रहे, तो आपके एग्री करने से लिक्विडिटी नहीं होती है। यहां बोला जाता है कि जो उसकी मार्केट वैल्यू या जो जेन्युइन प्राइस है, अगर उसका बायर है तो लिक्विडिटी है, जेन्युइन प्राइस का बायर है तो लिक्विडिटी है, ठीक है। ऐसे ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में उसका जो इंटरेस्ट वगैरह लाके जो उसकी कॉस्ट प्राइस बन रहा है, अगर उतने में बायर है तो लिक्विडिटी है, और अगर उतने में बायर नहीं है जो मार्केट वैल्यू है तो लिक्विडिटी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान ली ये केस था, 18,000 में वो सेल करना चाहता है और जो बायर है वो 20,000 का देने को तैयार है, तो लिक्विडिटी है, बिल्कुल है सर है। मींस मार्केट वैल्यू से ज्यादा अमाउंट का कोई बायर मिल रहा है तो है, मार्केट वैल्यू से कम का मिल रहा है तो नहीं है, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो ये जो यहां बोल रहा है, सर आप फेयर प्राइस को मीन करते हैं ना? क्या चीज? आप फेयर प्राइस को मीन कर रहे हैं ना? मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि फेयर प्राइस जब ना मिले तब लिक्विडिटी नहीं है, यही बोल रहे हैं? नहीं, कौन सा प्राइस बोल रहे हैं, वर्ड दोबारा बोलो, पकड़ नहीं पा रहा मैं। फेयर प्राइस नहीं, शेयर प्राइस नहीं, मार्केट शेयर नहीं, नहीं, वो फेयर फेयर बोल रहे हैं सर, फेयर बोल रहे हैं, फेयर प्राइस। फेयर फेयर, हाँ फेयर प्राइस, हाँ फेयर प्राइस को वो बोलते हैं, मार्केट प्राइस बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए, मिस्टर एक्स वुड बी एबल टू लिक्विडेट हिज होल्डिंग ओनली एट ए लोअर प्राइस। तो लोअर प्राइस में जब वो बेचेगा तो इसीलिए बोल रहे हैं इसको, ये क्या हो गया, अब ये इलिक्विड हो गया, ठीक है। द रिस्क ऑफ एसेट लिक्विडिटी, इसी को लोअर प्राइस में होना ही एसेट लिक्विडिटी रिस्क है, ठीक है, ठीक। दिस वुड रिजल्ट इन द फर्दर लॉस दैट वुड रिजल्ट इन फर्दर डिप्लेशन। अब वो
अभी तो हम सोच रहे थे कि भाई वो 50,000 के शेयर सेल कर दे, लेकिन जब सेल करने गया तो पता लगा कितने के हुए, 40,000 के। तो कितना लॉस हुआ उसको? बोलो। सर 10,000। सर 10,000। और उसके पास अपनी कैपेसिटी रह कितनी गई थी? 5,000। 5,000। तो अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब साफ सी बात है वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंसॉल्वेंट। कि कभी भी आपका लॉस है आपकी कैपिटल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब ये तो एक ऐसी एग्जांपल दे दिया, तो आप लोग कहोगे साहब जरूरी थोड़ी ऐसा हो जाए। ठीक है, कई बार होगा कई बार नहीं होगा। तो उसको ये देखते हुए उन्होंने कुछ थ्योरी डेवलप करी कि कैसे हम इसको निकालेंगे। ठीक है। This would result in further losses that would result in further depletion of capital, requiring further liquidation of his holding to remain within the permissible borrowing limit। जो उसको 9 टाइम वाला कॉन्सेप्ट बता रहे ना, उसमें ही रहना है उसको। He would also face the same situation if in the meanwhile the liquidity availability in the market had undergone a change for worse. The lack of liquidity the market would have driven the share price further down, resulting in losses। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट बता रखे हैं कौन कौन से उसको प्रॉब्लम आई। यहां से सुनिएगा रिस्क को। मिस्टर एक्स हैज इन फैक्ट फेस द फॉलोइंग रिस्क बाय टेकिंग एन एक्सपोजर ऑन द सिक्योरिटी। उसने जो सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया, सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब समझते हैं? जो उसने मार्केट से कितने अमाउंट उठाया? 90,000 जो उठाया, यही उसका इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। दैट इज बीइंग ट्रेडेड इन द मार्केट। अब क्या बोलता है? रिस्क ऑफ एडवर्स मूवमेंट इन प्राइस को बोलते हैं कौन सा रिस्क? रिस्क ऑफ रिड्यूस लिक्विडिटी इन द मार्केट फॉर स्पेसिफिक सिक्योरिटी को क्या बोलते हैं? द रिस्क ऑफ पुअर मार्केट लिक्विड। क्या बोल रहे हैं बताइए सर। स्पेसिफिक सिक्योरिटी का यहाँ पे क्या मीनिंग हो रहा है? स्पेसिफिक सिक्योरिटी का मतलब बिल्कुल वो है। लास्ट क्लास में हमने मार्केट रिस्क 2 तरह का पढ़ा था, ये रिकॉल करिए, बताइए। अच्छा ये सर, ये समझ गया सर। ठीक ठीक, थैंक यू। उसमें हमने पढ़ा था एक स्पेसिफिक बेसिस रिस्क। नहीं, वो भी नहीं, स्पेसिफिक और जनरल। तो बेसिस रिस्क तो हमने वर्टिकल डिसअलाउंस में पढ़ा था, और हमने दूसरा पढ़ा था हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस। ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक रिस्क, और दूसरा कौन सा था? जनरल रिस्क। जनरल रिस्क। तो मार्केट रिस्क कौन सा रिस्क है? जनरल रिस्क। आम तौर पर ऐसा ही चल रहा है। स्पेसिफिक रिस्क का मतलब है किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी में गड़बड़ चल रही है जो उसने ओन करी थी, उसमें रिस्क अगर हो जाए। ठीक है। ओके। ऑफ कोर्स मिस्टर एक्स वुड हैव मेड प्रॉफिट इफ द प्राइस हैड मूव्ड फेवरेबली। ऐसा भी तो हो सकता है। That had been the motivation for him to be in the market in the first place. But then these are the risks that he is taking that moment he invests in the market traded security. Imagine what would have happened if share of prices had fallen कितने परसेंट? 10%। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब उसको 10,000 का नुकसान होगा तो उसका क्या चीज चला जाएगा? एंटायर कैपिटल would have been wiped out, resulting in him being out of this business. It would be better if he had some measure of possible downside potential of the share price। अब देखो इसमें, यहां देखना, इसमें it would be better if he had some measure of possible downside potential, कि कितना पॉसिबिलिटी है डाउनसाइड होने की शेयर प्राइस में, इसको वो क्या कर पाए, इसका कुछ इलाज कर पाए। ठीक है। मेजर का मतलब है कुछ हल हो उसके पास, कुछ इलाज हो उसका उसके पास। ठीक है। मिस्टर एक्स बिफोर ही एंटर्स दिस बिजनेस शुड हैव ए फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड हिम एन अप्रोच टू मैनेज दिस रिस्क, बी अ मेजर ऑफ रिस्क दैट कैन टेल हिम अबाउट द पॉसिबल। तो 2 चीजें हैं। तो एक बार तो उसे अपने वहां एक फ्रेमवर्क,
एक अप्रोच रखनी पड़ेगी कि मैं कैसे रिस्क को मैनेज करूंगा। दूसरा, कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे वो पता लगा पाए कि मुझे कितना क्या होने वाला पॉसिबल डाउन साइड पोटेंशियल होने वाला। ठीक है। अच्छा, इस पैराग्राफ में कहीं अपसाइड पोटेंशियल की बात करी उसने? नहीं किया सर। सर प्रॉफिट की बात की ना, लेकिन फेवरेबल फेवरेबल की बात Movement. करिए ना। ये हाँ। बोल रहा है कि प्राइस हैड मूव्ड फेवरेबली, इसी को हम बोलते हैं अपसाइड पोटेंशियल। ठीक है। लेकिन क्या हमें अपसाइड पोटेंशियल के लिए क्या कुछ मेजर करना पड़ेगा? नहीं सर। नहीं करते हैं। ठीक है। प्रॉफिट तो कितना ही होने दीजिए। ठीक है। अब मुझे एक बात और बताइए कि मान लिया कि प्रॉफिट हमारा ज्यादा हो रहा है, तो हम कौन सा रिस्क मेंटेन करते हैं? डाउन साइड पोटेंशियल। डाउन साइड पोटेंशियल रिस्क? नहीं, ऐसा तो कोई मार्केट रिस्क है ही नहीं बुक में। मार्केट रिस्क उसे। नहीं। प्रॉफिट ज्यादा हो रहे हैं। हाँ, सर कैपिटल कंजर्वेशन बफर। नहीं, वो तो आरबीआई कहता है इतना करना है तो करना है। बताऊं मैं, याद दिलाऊं? यस सर। एक मिनट से एक ग्रॉस प्रॉफिट फॉर्स इनकम माइनस सर ऑपरेशनल रिस्क नहीं ऑपरेशनल बढ़ेगा रिस्क। बट बिल्कुल बिल्कुल। ऑपरेशनल रिस्क। ग्रॉस इनकम डिवाइडेड बाई 3। ठीक है। यस सर प्रॉफिट ज्यादा हो रहा तो इसका मतलब हमारा कौन से रिस्क से था? ऑपरेशनल रिस्क ऑपरेशनल रिस्क बढ़ेगा। सर। हाँ, कि भाई ये जो प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है इसका मतलब आप मेंटेन करिए ऑपरेशन रिस्क। ठीक है। चलो, अब ये जो मार्केट रिस्क तो हम समझे ऐसा हो रहा है कि अगर हम कहीं इस सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, कहीं से पैसा ले करके, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो सकता है? डूब सकता है, नुकसान हो सकता है। तो बैंक में कौन सा मार्केट रिस्क, उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है। बैंक ऑल्सो हैव सेवरल एक्टिविटी एंड अंडरटेक ट्रांजेक्शन दैट रिजल्ट इन द मार्केट। ऐसे कई जगह पर बैंक हाथ डाले हुए होता है। एक्सपोजर का मतलब उसने अपना हाथ डाल रखा है। ठीक है। दे आर नॉट इम्यून टू दीज रिस्क, मतलब उनकी इम्यूनिटी नहीं है इनको इनसे लड़ने की। एंड हैव फेस टू देम टू, और उसको फेस करना पड़ा। ऑल सच ट्रांजेक्शन आर रिफ्लेक्टेड इन द ट्रेडिंग बुक। कौन सी बुक में बताया इसने? ट्रेडिंग बुक में। ट्रेडिंग बुक में। ठीक है। तो सर ट्रेडिंग बुक की यहाँ बात आ गई है, और ट्रेडिंग बुक की जब बात आ रही है तो कौन कौन सी सिक्योरिटी है सुनिएगा जरा ध्यान से। ट्रेडिंग बुक कंसिस्ट ऑफ बैंक्स प्रोप्राइटरी पोजीशन इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कौन कौन से? डेट सिक्योरिटी। डेट सिक्योरिटी से मतलब यहाँ पे क्या हो गया? डिवेंचर टाइप का हो गया। डिवेंचर। ठीक है। इक्विटी हो गया, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, कमोडिटीज हो गया। ठीक है। यहाँ बोलता नॉट परमिटेड इन अवर कंट्री प्रेजेंटली, तो कमोडिटी में हम लोग ट्रेडिंग बुक में नहीं करते हैं। और डेरिवेटिव्स हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। इतने आइटम हैं जो ट्रेडिंग के लिए वो रखता है, उसका यूज वो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए करता है, अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं करता है। उसने रखा ही इसलिए है कि आज मैं खरीद रहा हूं और कुछ समय बाद मैं उसको सेल करूंगा अच्छे प्राइस पे। ठीक है। तो ट्रेडिंग बुक में इतनी चीज आ गई। अब बोलता है द ट्रेडिंग बुक ऑल्सो इंक्लूड्स पोजिशंस, जो शॉर्ट पोजिशन लॉन्ग पोजिशंस है, इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट arising from a matched principal brokering and market making or positions taken in order to hedge other elements of the trading। तो यहां पर बोला है वो कि वो ट्रेडिंग बुक में पोजीशंस का बिजनेस भी करता है। ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की पोजीशंस का बिजनेस, कि लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन रखना, arising from matched principal broking and market making। ठीक है। arising from matched principal brokering and market making or position taken in order to hedge other elements of the trading। तो थोड़ा सा हाई लेवल की मार्केट में ऐसे इंस्ट्रूमेंट या ऐसी एक्टिविटी है हाई लेवल की। ठीक है। वो भी करता है। तो अभी हम ये एक बात देख पा रहे हैं, मार्केट रिस्क इन बैंक्स में क्या बोलता है, जो
ट्रेडिंग बुक्स होती हैं उसकी, उसमें डेट सिक्योरिटी में आपके बॉन्ड डिबेंचर्स आ सकते हैं, ठीक है, इक्विटी, फॉरेन एक्सचेंज, कमोडिटी इंडिया में है नहीं, और डेरिवेटिव्स, तो इस पर वो करता है, ठीक है। आगे देखिए, ये जो पेज अभी आपको दिख रहा है, इन पांचों में से 1 क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। तो इसको पहले समझते हैं क्या चीजें हैं। प्रोप्राइटरी पोजीशन आर हेल्ड विद ट्रेडिंग इंटेंट and with the intention of benefiting in the short term from actual and or expected difference between the their buying, और तो क्या होता है, जितने का खरीदा और जितने का सेल किया, वो उनका क्या होता है, एक्सपेक्टेड डिफरेंस होता है, ठीक है। और हेजिंग अदर एलिमेंट इन ट्रेडिंग बुक, और या वो ऐसा अगर करते हैं, कहीं से फायदा कमा रहे हैं, तो वो अपने किसी और चीजों को हेज करने के लिए, मीन्स कहीं से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए। अ बैंक्स ट्रेडिंग बुक एक्सपोजर हैज द फॉलोइंग रिस्क, तो which are arises due to the adverse change in the market variable such as, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है आपका कि वो कौन से मार्केट वेरिएबल हैं जिनसे ये आपका जो रिस्क है वो क्रिएट होता है। तो कौन से वेरिएबल हैं? अगर इंटरेस्ट रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट, कमोडिटी प्राइस, मार्केट लिक्विडिटी में कोई भी चेंजेस आते हैं, तो उससे आपको जो रिस्क क्रिएट होता है वो यहाँ पर मार्केटिंग रिस्क से रिलेटेड है, ठीक है। एंड देयर वॉलेटिलिटीज, ये भी है उनकी वॉलेटिलिटी का मतलब है कि कोई सिक्योरिटी है, अभी अचानक 100 रुपए की, कल को 50 की हो गई, परसों को 100 रुपए की हो गई, मतलब 5 रुपए की हो गई, उतार चढ़ाव। इम्पैक्ट द बैंक्स अर्निंग ऑफ कैपिटल एडवर्स। तो यहाँ पर मैंने बोला एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि वो कौन से वेरिएबल है, मार्केट वेरिएबल, जिनसे आपको ये रिस्क क्रिएट होता है। दूसरा, ये रिस्क जो है हमें स्टडी करने हैं। तो पहला रिस्क कौन सा है इसमें? मार्केट रिस्क। और दूसरा लिक्विडिटी रिस्क। सर एक क्वेश्चन आया था, बोलो कौन सा क्वेश्चन आया था? हाँ सर, एक क्वेश्चन आया था इस बार ऑप्शंस से, पुट एंड क्या था टर्म? कॉल एंड पुट ऑप्शन। कॉल एंड पुट वो ऑप्शन जो आपका, हाँ वो कहाँ पर है सर? मॉड्यूल बीएफएम में जो है ना, उसमें है वो, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा, ट्रेजरी मैनेजमेंट का है वो। ओ अच्छा, ठीक है, ठीक है। कॉल एंड पुट ऑप्शन न्यूमेरिकल। सर हाँ कुछ आप जो ट्रेडिंग बता रहे हैं सर, ये अपने बैंक में किस बुक्स का पार्ट होगा, बैलेंस शीट का या P&L का, किसका पार्ट रखती है बैंक अपने इसको? ये बैलेंस शीट का पार्ट होगा। तो बैलेंस शीट के पार्ट में, हाँ बैलेंस शीट के पार्ट में होगा इन्वेस्टमेंट जो आपने कर रखे हैं। अच्छा ठीक, इन्वेस्टमेंट के पार्ट, ठीक। इन्वेस्टमेंट जो होते हैं ना, इन्वेस्टमेंट अगर आप शेयर मार्केट में कर रहे हैं और सिर्फ इसीलिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि कल को आप क्या करेंगे, उसको सेल कर सकते हैं, ट्रेडिंग करें। ठीक है, ठीक ट्रेडिंग करने के लिए उसका मतलब ही है ट्रेडिंग करना, ठीक है। चलो, तो जो बोला इसने, कौन कौन से रिस्क बोले? पहला रिस्क क्या बोला? मार्केट। दूसरा क्या बोला? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कितने टाइप का? असेट लिक्विडिटी, मार्केट मार्केट। जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि भाई एसेट लिक्विडिटी पर्टिकुलर एसेट का, और पूरे मार्केट में ही सब गड़बड़ चल रही है तो पूरे मार्केट का। तीसरा क्या आया? क्रेडिट एंड काउंटर पार्टी रिस्क। ठीक है। अब मुझे एक थोड़ा सा आपको रिकॉल करके बताना है, ये क्रेडिट रिस्क एंड काउंटर पार्टी रिस्क, इसमें इन्वेस्टमेंट में कहां से आ गया? अभी पिछली क्लास में इस सेंटेंस को, अभी पिछली क्लास में इस सेंटेंस की बात आई थी कि क्रेडिट रिस्क कब क्रिएट होता? बाइंग एंड सेलिंग।
नहीं, बाइंग सेलिंग में क्रेडिट काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता, लोन्स में होता है, लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस एडवांसेस में होता है। यस सर। एक चीज और है, जब हमारी सिक्योरिटी मैच्योर हो जाती है उस दिन ये क्रिएट हो जाता है। इंटरेस्ट मिसमैच सर। नहीं, इंटरेस्ट मिसमैच बिल्कुल अलग चीज है। मैच्योर जिस दिन हमारी कोई सिक्योरिटी होती है, अगर उसने पेमेंट नहीं दिया तो कौन सा Yes. रिस्क क्रिएट हो जाता है? काउंटर पार्टी रिस्क। क्रेडिट या काउंटर पार्टी। सर गारंटी ठीक केस है। में गारंटी होती है ना, थर्ड पार्टी गारंटी के जिस तरह हाँ गारंटी के केस में भी काउंटर गारंटी लेते हैं ना अपन सर। हाँ, नहीं वो एक अलग चीज है, ये काउंटर पार्टी है। काउंटर पार्टी माने सामने वाली पार्टी। यस। ठीक है, चलो देखते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। द मार्केट लिक्विडिटी रिस्क इज डिफरेंट फ्रॉम द फंडिंग द लिक्विडिटी रिस्क that arises due to the asset liability mismatch and is subject matter of the asset liability management। देखो कितनी अच्छी बात बोल दी उसने। देखो हमारे पास आफ्टर 2 ईयर 500 करोड़ आने वाले हैं और 600 करोड़ जाने वाले हैं आफ्टर 2 ईयर। इसी को हम बोलते हैं एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। मिसमैच है ये, मिसमैच है। गैप बोला था ना? हाँ, गैप बोल दिया या एसेट लायबिलिटी मिसमैच बोला। मिसमैच और इसी को मैनेज करना क्या कहलाता है हमारा? मार्केट रिस्क नहीं, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कहलाता है। मैनेजमेंट। और एसेट एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट में जो लायबिलिटी मिसमैच को केयर करते हैं उसको कौन सा रिस्क बोलते हैं? एसेट लिक्विडिटी रिस्क। फंडिंग। कौन सा रिस्क? फंडिंग रिस्क। फंडिंग रिस्क का मतलब है कि अब आपके पास जो ये 100 का डिफरेंस है, चाहे प्लस है चाहे माइनस है, ठीक है, अगर आपके पास शॉर्ट पोजीशन है तो आप फंडिंग रिस्क में फंड कहां से लाएंगे? ठीक है, और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो क्या होगा? इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? रिस्क कहाँ करेंगे? री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पीवी सुब्बाराव जी, सर आपका माइक खुला हुआ है, अब आवाज नहीं आ रही, कोई डिस्टरबेंस है आपके माइक की तरफ से? ठीक है, चलो। हाँ, तो हम लोग ये क्या समझे कि मार्केट रिस्क कैसे होता है, और हम लोगों को जो रिस्क पढ़ने हैं मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क और थर्ड कौन सा? क्रेडिट एंड काउंटर पार्टी रिस्क पढ़ना है। ठीक है, लिक्विडिटी रिस्क 2 टाइप का होता है, एसेट लिक्विडिटी और मार्केट लिक्विडिटी। फिर हमने ये समझा कि कुछ फंडिंग रिस्क भी होता है। फंडिंग रिस्क जो होता है वो होता है कहाँ की कंडीशन में? एसेट लायबिलिटी के मिसमैच से होता है, और उसको कंट्रोल करने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है, उसका नाम क्या है? एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट या ऑल को बोलते हैं इसको। ठीक है सर, ये 3 मार्केट रिस्क इन बैंक होता है ना? मार्केट रिस्क इन बैंक, हाँ, ये बैंक से ही रिलेटेड है। हाँ, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दोनों। मगर मार्केट रिस्क एक पॉइंट कैसे आ गया? क्या चीज? मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट रिस्क इन बैंक में 3 कैटेगरी है जो आप 3 दिखा रहे हैं, उसमें मार्केट रिस्क भी एक पॉइंट है। नहीं, इसने ये बोला कि ना, इसने बोला ट्रेडिंग बुक में 3 रिस्क होता है। अच्छा, ये देखो, फर्स्ट लाइन है ना, ये बैंक ट्रेडिंग बुक एक्सपोजर, ये लिखा हुआ ना। ओके। A bank trading book exposure has the following risk। मतलब बैंक अगर ट्रेडिंग बुक रखेगा अपने पास तो उसके पास जो रिस्क होंगे मार्केट, लिक्विडिटी और क्रेडिट एंड काउंटर पार्टी रिस्क। ठीक है, चलो अब हम पर्टिकुलर किसको स्टडी करेंगे? मार्केट रिस्क को। ठीक है, तो मार्केट रिस्क इज द रिस्क ऑफ
एडवर्स डेविएशन ऑफ द मार्क टू मार्केट वैल्यू, अब इसे समझने की कोशिश करिएगा, ऑफ द ट्रेडिंग पोर्टफोलियो। मार्क टू मार्केट का मतलब होता है कि जो उसमें मार्क है और जो उसकी आज की मार्केट वैल्यू है, ठीक है, अगर इनमें डिफरेंस है, ठीक है, ड्यू टू मार्केट मूवमेंट, और मार्केट क्या होता है, स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है, इसकी ड्यूरिंग द पीरियड रिक्वायर्ड टू लिक्विडेट द ट्रांजेक्शन, कि उस समय पर जब अपने ट्रांजेक्शन को आप क्या करना चाहते हैं, लिक्विड में बदलना चाहते हैं। अगर एडवर्स डेविएशन नहीं होगा तो जितने में करेंगे उतने में हो जाएगा। द पीरियड ऑफ लिक्विडेशन इज क्रिटिकल टू एसेस सच एडवर्स डेविएशन। इफ द पीरियड ऑफ लिक्विडेशन इज the period of liquidation of the position gets longer, the possibility larger adverse deviation from the current market value also increase। तो यहां पर ये कह रहा है अगर आपका एडवर्स डेविएशन है और आपका पीरियड क्या हो जाए, लंबा होता जाए, तो उसका डेविएशन भी क्या होता जाएगा, लंबा, लार्जर, ठीक है, मतलब रिस्क कम हो जाएगा। हाँ, रेट कम होगा। अर्निंग फॉर द मार्केट पोर्टफोलियो आर द प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग फ्रॉम ट्रांजेक्शन। द प्रॉफिट और लॉस बिटवीन टू डेट्स इज द वेरिएशन इन द मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू में वेरिएशन की वजह से होता है। एनी डिक्लाइन इन वैल्यू तो आपको लॉस होगा। हाउएवर इट इज पॉसिबल टू लिक्विडेट ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट टू हेज देयर फ्यूचर चेंजेस ऑफ वैल्यू एट एनी टाइम। This is the rationale for limiting market risk to the liquidation period। तो यहाँ ये कह रहा है कि कई बार क्या होता है कि आप हेजिंग भी करते हैं। हेजिंग क्यों करते हैं कि आपको जो रिस्क हो रहा है उसको क्या कर लें, आप लिमिट कर लें, मिनिमाइज करने। इन जनरल द लिक्विडेशन पीरियड वेरीज विद द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इट कुड बी 1 day फॉर फॉरेन एक्सचेंज, much longer for exotic derivative। अब exotic का मीनिंग एग्जैक्टली नहीं पता मेरे को, ठीक है, विस्फोटक तरह से कुछ, विस्फोटक तरीके से है, विस्फोटक तरीके से कुछ इस तरह हो जाए। अच्छा, बहुत ड्रास्टिक तरीके से, ड्रास्टिक, बहुत ज्यादा हो जाना, ठीक है। आगे देखो, मार्केट रिस्क डज नॉट रेफर टू द मार्केट लॉस ड्यू टू कॉज अदर देन मार्केट मूवमेंट। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, अगर अदर देन मार्केट मूवमेंट कोई लॉस हो रहा है तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे। लूजली डिफाइंड एज इंक्लूजिंग ऑफ लिक्विडिटी रिस्क, एनी deficiency in the monitoring of the market portfolio might result in the market value deviating from any magnitude until liquidation finally occurs। तो आपका वो नुकसान किसी भी हद तक जा सकता है जब तक आप उसे क्या नहीं कर लो, लिक्विडेट ना कर लो, छुटकारा ना पालो, ठीक है। कई जैसे आपने सुना होगा कोई शेयर किसी ने 100 रुपए का लिया था, आज 2 रुपए का हो गया, तो बीच में वो 90 का हुआ, 80 का हुआ, 70, तो जिस पॉइंट पे आपने सेल कर दिया तो आपका रिस्क वहां रुक गया फिर, ठीक है। इन द मीन टाइम द पोटेंशियल डेविएशन कैन एक्सीड by far any deviation that could occur within a short liquidation period। तो छोटे पीरियड में जो आपको डेविएशन हो रहा है वो आपको लॉन्गर में क्या होता है, वो बहुत बढ़ सकता है। द रिस्क इज एन ऑपरेशनल रिस्क नॉट ए मार्केट। अब यहाँ पे एक बात आई, देखो क्या बात आई, इस पे समझने की कोशिश करो। वो कहता है कि मार्केट के अलावा अगर कोई रिस्क हो रहा है तो वो आपकी कौन सी कैटेगरी में आता है, ऑपरेशनल में, ठीक है। अच्छा, अब आया कौन सा रिस्क, ट्रेडिंग लिक्विडिटी रिस्क। अच्छा, ट्रेडिंग लिक्विडिटी रिस्क में कितने टाइप का होता है सर? एक इसमें ना मार्केट रिस्क में चीज पूछनी है। जैसे ना इसमें लिखा हुआ है एडवर्स डेविएशन, तो इसमें ऊपर लिखा हुआ है कि अगर हमारा पीरियड लंबा होता है ट्रेडिंग का ना, हमने कोई चीज ले ली और उसे लंबे समय तक रखी, तो उसका मार्केट रिस्क कम होगा कि बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। तो एडवर्स डेविएशन फ्रॉम द करंट मार्केट वैल्यू आल्सो इंक्रीज। एडवर्स डेविएशन से मतलब क्या होगा सर? एडवर्स डेविएशन का मतलब जो हम चाह रहे हैं ना, मतलब बुरा डेविएशन होना। डेविएशन प्लस डेविएशन भी होता है,
नेगेटिव। अरे ऐसा है ना कि आप 10 रुपए का आइटम लिए हुए उसकी प्राइस हो जाए 18 और 10 रुपए का लिए हुए उसकी हो जाए 8, तो इसमें ये तो एडवर्स डेविएशन है और ये कौन सा डेविएशन है? पॉजिटिव। अरे ये भी तो डेविएशन है, हाँ, लेकिन कैसा है? डेविएशन ये पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव पॉजिटिव चलेगा लेकिन एडवर्स नहीं चलेगा। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग ट्रेडिंग लिक्विडिटी रिस्क। ट्रेडिंग लिक्विडिटी इज द एबिलिटी टू फ्रीली ट्रांजैक्ट इन मार्केट्स एट रीजनेबल प्राइस। तो मैंने आपको समझाया था रीजनेबल लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल प्राइस। ट्रेडिंग लिक्विडिटी इज एबिलिटी टू लिक्विडेट पोजीशंस विदाउट। अब यहां पे देखना बहुत अच्छी बात है कि एबिलिटी टू लिक्विडेट विदाउट अफेक्टिंग मार्केट प्राइस। हमने आपको समझाया था कि बिक तो रहा है लेकिन मार्केट प्राइस पे नहीं बिक रहा, तो इसका मतलब वो अफेक्ट कर रहा है, नुकसान कर रहा है। अफेक्टिंग द अटेंशन ऑफ अदर मार्केट पार्टिसिपेंट, कि लोगों का ध्यान भी ना बदले उस चीज से, अगर लोग उसे भूल जाएं तो भी रिस्क है। मतलब आपकी जो सिक्योरिटी है उसका प्राइस भी चेंज ना हो और लोग भूले भी ना उसे। पता लगा आपने कहीं शेयर लिया, बहुत अच्छा चल रहा था और 10 साल बाद गए, पता लगा वो कंपनी ही बंद हो गई। मतलब आपका जो स्टॉक है वो चर्चा में भी बना रहे और उसके प्राइस भी डाउन ना हो। बात समझ आई? ट्रेडिंग लिक्विडिटी allows one to transact without compromising on counterparty quality, कि जो सामने वाली पार्टी उसकी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, मतलब वो डाउन ना हो। लिक्विडेशन इन्वॉल्व्स एसेट एंड मार्केट लिक्विडिटीज। तो यह बोलता है कि लिक्विडेशन अगर होगा तो या तो एसेट लिक्विडिटी रिस्क होगा या बोलिए मार्केट होगा, मार्केट लिक्विडिटी रिस्क। हाँ, मतलब ये जो लिक्विडिटी रिस्क है दोनों। प्राइस वॉलेटिलिटी इज नॉट द सेम इन हाई लिक्विडिटी एंड पुअर लिक्विडिटी सिचुएशन। तो प्राइस की वॉलेटिलिटी अलग अलग हो सकती है। व्हेन लिक्विडिटी इज हाई द एडवर्स डेविएशन ऑफ प्राइस आर मच लोअर। भाई जिसकी सेल हमेशा होने को तैयार रहती है तो उसके जो प्राइस होंगे वो एडवर्स नहीं होंगे, ठीक है। देन द पुअर लिक्विडिटी एनवायरमेंट, मतलब जो पुअर लिक्विडिटी होगी उससे उसके प्राइस डाउन नहीं होंगे विद इन ए गिवन होराइजन, यानी एक समय में 6 महीने का समय, 1 साल का समय। प्योर मार्केट रिस्क जनरेटेड बाय चेंजेस ऑफ द मार्केट पैरामीटर्स। अब यहां पे देखना जो मार्केट रिस्क जनरेट होता है उसके पैरामीटर कौन से हैं, बोलिए। इंटरेस्ट रेट, इक्विटी इंडेक्स, एक्सचेंज रेट। ठीक है, ये जो मार्केट रिस्क है वो इन फैक्टर से होता है जो डिफर्स करता है, किससे? डिफर्स फ्रॉम मार्केट लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है। दिस इंटरेक्शन रेजेस इंपॉर्टेंट इशू। व्हाट इज द नॉर्मल वॉलेटिलिटी ऑफ मार्केट पैरामीटर अंडर फेयर लिक्विडिटी सिचुएशन। अगर लिक्विडिटी सिचुएशन सही चल रही है तो नॉर्मल वॉलेटिलिटी क्या होना चाहिए? What could it become under poorer? अगर आपकी लिक्विडिटी कैसे चल रही है? पुअरर, तो क्या होनी चाहिए? How sensitive are the price to the liquidity crisis? The liquidity issues become critical in emerging markets. तो अब ये जो 4 चीज पढ़ी हमने, क्या पढ़ी? पहली चीज कि जो हमारी फेयर लिक्विडिटी सिचुएशन होती है उसमें नॉर्मल वॉलेटिलिटी कितनी होनी चाहिए। जो हमारी पुअर लिक्विडिटी होती है उसमें नॉर्मल वॉलेटिलिटी कितनी होनी चाहिए। तीसरा है कितना सेंसिटिव होना चाहिए प्राइसेस। सेंसिटिव का मतलब कि एकदम से खबर आई और उसका प्राइस 50% डाउन हो गया,
इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी, कितना फास्ट चेंज आ रहा है, ठीक है। और आगे बोलता है द लिक्विडिटी इशू बिकम्स क्रिटिकल इन इमर्जिंग मार्केट, प्राइसेस इन इमर्जिंग मार्केट्स ऑफन डाइवर्ज कंसिडरेबली फ्रॉम ए थियोरेटिकल फेयर वैल्यू, तो जो आपकी थियोरेटिकल फेयर वैल्यू है उससे काफी गिर जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे लिक्विडेशन रिस्क अराइजेस फ्रॉम लैक ऑफ ट्रेडिंग लिक्विडिटी एंड रिजल्ट्स इन, तो ट्रेडिंग लिक्विडिटी की कमी के कारण लिक्विडेशन रिस्क होता है, और इससे होता क्या है, एडवर्स चेंज इन, बोलिए, मार्केट प्राइस, इनेबिलिटी टू लिक्विडेट पोजीशंस एट ए फेयर मार्केट प्राइस, जो आपका प्लस माइनस की पोजीशन है आप उसको क्या कर पाते हैं, फेयर मार्केट प्राइस में लिक्विडेट नहीं कर पाते। लार्ज प्राइस चेंज कॉज्ड बाय लिक्विडेशन ऑफ पोजीशन, पोजीशन की लिक्विडेशन से आपके ज्यादा प्राइस चेंज ना होते हो। इनेबिलिटी टू लिक्विडेट पोजीशन एट एनी प्राइस, तो ऐसा ना हो कि किसी भी प्राइस पे आप क्या नहीं कर पा रहे हो, इनेबल हो, लिक्विडेट नहीं कर पा रहे। एसेट लिक्विडेशन रिस्क रेफर टू द सिचुएशन वेयर स्पेसिफिक एसेट, ये तो हमने कई बार पढ़ लिया कि अगर पर्टिकुलर एसेट में कोई दिक्कत है तो हम उसे एसेट लिक्विडेशन रिस्क बोलते हैं, ठीक है। और मार्केट रिस्क में कि जब सिचुएशन व्हेन देयर इज जनरल लिक्विडिटी क्रंच, मार्केट में हर जगह हाहाकार मचा हुआ है, ऐसा कह लीजिए, ठीक है। यहां पर आगे मार्केट रिस्क मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क है, इसमें क्या चीज है कि जो हमारी कौन कौन से, सर ये जो लास्ट 4 पॉइंट आपने बोला, ये 4 पॉइंट का मीनिंग और एक बार बोलेंगे? कौन सा वाला? एकदम लास्ट जो 4 पॉइंट, एडवर्स चेंज इन मार्केट जो प्राइस, रिजल्टेड थे, वो जो सिचुएशन थी उनसे रिजल्टेड क्या थे, ये 4 पॉइंट अपने लैंग्वेज में बताइए, बुक का नहीं। हाँ अपनी लैंग्वेज बता रहा हूँ। एडवर्स चेंज इन मार्केट प्राइस, पहली बात तो ये बोला कि लिक्विडिटी रिस्क जो अराइज होता है वो लैक ऑफ ट्रेडिंग, अगर आप ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हैं उनकी वजह से होता है। दूसरा, उनसे क्या नतीजे निकलते हैं, क्या रिजल्ट होते हैं। पहला बोलता है कि क्या एडवर्स मार्केट प्राइस में चेंजेस आते हैं। दूसरा बोलता है कि आप इनेबिलिटी हो जाती है, आप नहीं कर पाते अपनी पोजीशन को, क्या नहीं कर पाते, लिक्विडेट। और कौन से प्राइस में नहीं कर पाते, शेयर मार्केट में। थर्ड में लार्ज प्राइस चेंज कॉज्ड बाय लिक्विडेशन ऑफ पोजीशन, यहां ये बोलता है कि पोजीशन के लिक्विडेशन करने से के कारण आपके प्राइसेस में बहुत चेंज आ जाता है। इसका मतलब ये है जब आप कोई चीज बहुत ज्यादा सेल करने जाएंगे तो आपके प्राइस कैसे हो जाते हैं, प्राइस लो हो जाते हैं, ठीक है, कम हो जाता है। फोर्थ में बोलता है इनेबिलिटी टू लिक्विडेट पोजीशन एट एनी प्राइस, आप किसी भी प्राइस पे लिक्विडेट नहीं कर पाते हैं, मींस प्राइस मिल ही नहीं रहा उसका, ठीक है। ये क्रेडिट और काउंटर पार्टी वाला मैंने जो है अभी टच नहीं कर रहा हूं मैं, उसका रीजन बताता हूं मैं कि आपको एक होमवर्क दे रहा हूं मैं। होमवर्क क्या दे रहा हूं कि ये 4 पॉइंट है, हमने क्रेडिट में भी पढ़े और ऑपरेशन में भी पढ़े, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी पढ़ा, दोनों में पढ़ा ना। तो आपको जो कल वाली क्लास है उसमें ये चीजें थोड़ा सा पढ़नी है पहले। अभी आपको जेआईबी की क्लास के चक्कर में अपना टाइम मिल रहा है पढ़ने का। और एक शेड्यूल और बता दूं मैं आपको कि आपका लगभग 1 वीक शायद कोई क्लास नहीं रहेगा या एक आध क्लास रहेगा, और वो क्लास रहेगा इसका रेशियो का कर सकते हैं या एक बॉन्ड वैल्यू का क्लास कर सकते हैं। जो हमारा ये वाला 8 जनवरी वाला वीक है हमारा, 1 से लेके 7 तक ना। हाँ 1 मिनट रुको मैं बताता हूँ, एग्जैक्ट डेट बता, 1 नहीं
6 और 7 एक को तो पेपर है ना हमारा सर? 2 को संडे है ना, हम्म, तो 2 को तो क्लास रहेगा। 3 से लेकर के 3 से 8 तक क्लास नहीं रहेगा आपका। और इस 3 से 8 तक के क्लास में डेज में आपको रिक्वेस्ट है कि आप अपना रिवीजन बैक वाली जो वीडियोस हैं पूरा कर लीजिएगा। और ये नहीं कि क्लास नहीं है तो नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करिएगा, ठीक है। तूर सर के वीडियो आए सुबह, उसको देखिए, अपना जो नोट्स मटेरियल है उसको देखिए, और देखिए उन्हीं को जो टॉपिक आपने पढ़ लिए। नहीं पढ़े तो नए पढ़िए, न्यू पढ़िए, ठीक है। अच्छा, अब 9 सर तारीख 8 को तो रहेगा ना क्लास, क्योंकि 8 को शायद एग्जाम है जेईई वाला। अच्छा, लेकिन वहां सैटरडे भी तो है, रहेगा बिल्कुल आपको, लेकिन 8 की नाइट को नहीं रहेगा। 8 की नाइट को नहीं रहेगा, क्योंकि 9th को उनका एग्जाम है, ठीक है। 8 की नाइट को क्लास नहीं रहेगा, लेकिन 8 के डे को रहेगा और 9th के डे को रहेगा। इट मींस 3 to 7 आप फ्री हैं, 3 to 7। अगर हुआ भी तो एक आध क्लास मैडम का हो सकता है, रेशियो वगैरह से रिलेटेड, ठीक है। और उसके बाद 9th से लेकर के लगातार एक क्लास चलता रहेगा आपका, ठीक है। और उनका जो अगला एग्जाम है वो है 22 को है शायद, ठीक है। आपका एग्जाम कब है? 30 को फर्स्ट, 30 को 30 को एग्जाम है। 30 से पहला वीक बिल्कुल प्योर रहेगा, इंटेंस रहेगा, 4 घंटे 5 घंटे सुबह शाम कभी भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाले में बीएफएम रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट वाले में रिटेल रहेगा। तो अच्छा। आप लोग भी इसी तरह प्लानिंग कर लीजिए, और सभी से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको लाइटली मत लीजिए। जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, जहां से पढ़ सकते हैं वहां से पढ़िए, ठीक है। लाइटली लेंगे तो गड़बड़ कर रहे हैं फिर आप, ठीक है। सर रिटेल का बिल्कुल मतलब अभी पढ़ाई नहीं करे तो भी चलेगा, अच्छा। अगर आप इसमें अच्छा करते हैं तो, क्योंकि वहां अगर आपको 1-2 दिन की छुट्टी भी लेना पड़ेगा तो ले लेना, क्योंकि आपके ये 2 पेपर डिसाइड करेंगे रिटेल के बारे में आपका, सही है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 to 7 में आप फ्री से हैं हमारी तरफ से क्लास नहीं होगी, आप अपने अकॉर्डिंग स्लैब वो चेंज कर सकते हैं शेड्यूल, ठीक है। और रेगुलर जो क्लासेस हैं, तो अभी आपका क्लास केवल 1 आध घंटे का ही हो पा रहा है, इसी वजह से क्योंकि जेआईबी वालों का पेपर और जेआईबी वाला पेपर 2 पेपर लगातार हुए हैं इस बार, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो टाइम है ये सफिशिएंट है, इसको ये ना सोचिए कि सफिशिएंट नहीं है। अभी भी हमारे पास 1 महीने से ज्यादा दिन है। कौन से पेपर के लिए? रिटेल के लिए, पहले पेपर के लिए, एक तो बड़े फर्स्ट पेपर के लिए सर, एबीएम एडवांस बैंक मैनेजमेंट। और अभी हमारे पास फर्स्ट तक यानी 4-5 दिन अभी और हैं, तो इसमें हम बीएफएम का काफी कुछ और कवर कर लेंगे, ठीक है। उधर एबीएम से पहले जो जितना भी समय रहेगा हमारे पास, वो हमारे पास और जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करने, और बीच बीच में हम इसमें भी लेंगे ना पेपर। तो क्लास तो आपकी यहाँ पर भी होंगी ना, कौन सी तारीख के बाद? 7 के बाद, 7 तारीख के बाद, क्लास चलेंगे फिर। 7 के बाद जो है दिन में जो होगा ना, 8 तारीख का दिन, 8 तारीख के दिन में लगातार ज्यादा क्लास हो सकती है। 9 का दिन, उसमें भी लगातार ज्यादा क्लास हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको करिएगा, कल मैं इसको आगे कवर करूंगा। सर ये कह रहे थे सर, इसका प्रैक्टिस सेट ले लेके अभी सिर्फ बुक्स ही पढ़ें उसी तरह से। अगर आपने एक बार रीडिंग हमारे साथ कर ली है तो प्रैक्टिस सेट करना चाहिए। अच्छा सर, ठीक है, क्योंकि फिर वहां चेक करना है ना आपको, कितना चीज और सीखनी है आपने, बाकी रिवीजन के लिए भी जरूरी हो जाएगा। जी जी ठीक। करिए, जहां से मटेरियल मिलता है वो करिए। सुब्बा राव जी प्लीज अपना माइक वगैरह चेंज कर दीजिए, मुझे डिस्टर्ब करता है डेली क्लास में। सुब्बा राव जी, आपकी बहुत शिकायत आ रही है सर। हाँ
सर, फेस्टिवल एडवांस ले लीजिए। क्या ले अब ये लीजिए? तारीख वाले लो। सुब्बाराव जी सुन भी नहीं रहे शायद अब तो। हाँ, क्या कह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा था कि जो एक हाँ। लिक्विडिटी है, एक सर हाँ। बेसिक अगर सिंपल में एक माइंड में क्लियर पिक्चर रखना चाहे तो वो एक कैसा वर्ड्स होगा कि मान के एक लिक्विडिटी वहाँ एक चीज है। इसका मतलब ये है आपकी इच्छा यस, और मार्केट का प्राइस ठीक, दोनों सेम हो जाए, पहली बात तो। ऐसा मतलब मेरी ठीक जेब है। में 100 रुपए है और 100 रुपए का ही सामान बाजार में है। नहीं नहीं नहीं, आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं, लिक्विडिटी में हमेशा सेलिंग होती है। अच्छा, लिक्विडिटी में हमेशा सेल होता है। हाँ, मतलब आप सेलर की तरफ से देखते हैं लिक्विडिटी, बायर की तरफ से नहीं देखते। यस यस, ठीक है, तो आप अपना सामान बेचने जा रहे हैं और आपको मार्केट प्राइस मिल जा रहा है इमीडिएटली, तो लिक्विडिटी है। ठीक है, और नहीं मिल रहा इसका मतलब तो मार्केट को लिक्विडिटी नहीं है। अब जैसे बताऊं, कई बार आपने जैसे शेयर खरीदे, अचानक उसके आप सेल करने आते हैं तो कोई लेने वाला ही नहीं है, या ले रहा है तो 50% प्राइस पे ले रहा है, तो वो लिक्विडिटी नहीं है। यस एक जेन्युइन प्राइस बोलते हैं, यस, मार्केट वैल्यू। अगर मार्केट वैल्यू, और मार्केट वैल्यू में भी जेन्युइन मार्केट वैल्यू, ऐसा नहीं कि वो उसके प्राइस इतने डाउन हो गए अचानक और उतने में बिकने को तैयार है, तो भी गड़बड़ है। तो जेन्युइन प्राइस बोलते हैं एक वर्ड। सर मतलब ये हुआ ना कि मतलब हमारे पास जो भी एसेट है वो कितना जल्दी इनकैश हो जाए, दैट इज लिक्विडिटी ना। नहीं, कितना जल्दी, और कंडीशन भी है। हाँ, मार्केट प्राइस पे, हाँ मार्केट प्राइस में, हाँ मार्केट प्राइस में या Market जेन्युइन price प्राइस से में। कम इसको बेचना अच्छा, सर। इसमें एक वर्ड यूज किया था हमने, कौन सा Force प्राइस sale वर्ड यूज किया था? फेयर वैल्यू। यस Fair यस यस, नहीं सर, फोर्स सेल होगा ना, वो अपना फिर मार्केट वैल्यू से कम होगा ना। हाँ, फोर सेल तो वो है कि बेचने गए, मन पसंद हाँ। नहीं है रेट, लेकिन हाँ, बेच करके आए, बेच करके आए ना। तो वो लिक्विडिटी, वही तो प्रॉब्लम है, वही तो लिक्विडिटी नहीं मानी जाती है अगर फोर सेल करना पड़ा आपको। जी सर। सर एक्सपेक्टेड मार्केट से अगर पैसा प्लस मिला हमको, हाँ, तब क्या होगा? उसको क्या बोलेंगे, उसका विच वर्ड्स? उसके बारे में किसी ने चिंता ही